सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं एस वाई बी कॉम का जो हमारा बिजनेस लॉ वन का जो मॉड्यूल वन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट वन। उसका आज लेक्चर नंबर 2 लेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में समझेंगे, उनकी डेफिनेशन भी देखेंगे कि आखिर इनका मतलब क्या होता है। एंड बाद में ये भी देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन को भी देखने वाले हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के। एंड लास्ट हम लोग काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स देखेंगे, कौन से तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे इलीगल एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट, उन सब चीज़ों को हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर के अंदर। तो पहले ही आपको बता देता हूँ कि ये बीकॉम सेमेस्टर 3 का हम पढ़ रहे हैं। एंड अगर आप बैफ में हो तो आपको सेमेस्टर 2 के अंदर बिजनेस लॉ 1 है, तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। तो देन लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग अपना जो थोड़ा सा पिछला जो लेक्चर था उसका रिकैप कर लेते हैं, ताकि आपको कुछ चीज़ें हो सकता है, क्योंकि लेक्चर काफ़ी दिन बाद आ रहा है, उसके लिए सॉरी कि काफ़ी लेट मैंने अपलोड किया था, बट कोशिश करूँगा अब थोड़ा रेगुलर ही लाने की वीडियोज़ को। तो काफ़ी वीडियो पहले ही आई थी, इसलिए थोड़ा सा रिकैप करवा दे रहा हूँ। तो देखो, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पार्ट 1 का बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत चीज़ें बताई थी कि देखो, ये जो एक्ट है ये अंग्रेज़ों के ज़माने का एक्ट है। अंग्रेज़ों ने लाया था, किस लिए लाया था, तो उनके बीच में ट्रेड्स की प्रॉब्लम चल रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने इंग्लिश लॉ जो था उसको देख कर ही अपना मतलब इंग्लिश जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था उसको देख कर ही इंडिया के अंदर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना दिया 1872 के अंदर, ठीक है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ये पूरे इंडिया के अंदर मतलब चलता था, बस जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं चलता था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 370 स्पेशल स्टेट का उनको दर्जा दिया गया था, इसके वजह से वहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन बाकी पूरे देश के अंदर ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये एप्लीकेबल है, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने आपको बताया था, एंड ये भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन वापस से मतलब यहाँ पर प्रीएम्बल उसका है, जो कि पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर शॉर्ट टाइटल में वही लिखा है कि दिस एक्ट में बी कॉल्ड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एक्सटेंड कमेंस, मतलब कहाँ तक ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को माना जा सकता है, तो पूरे इंडिया में माना जाएगा, बस 2 जगह छोड़कर, जम्मू एंड कश्मीर को, ठीक है, क्योंकि इनको स्पेशल मतलब स्टेट का दर्जा दिया गया था इसीलिए, ओके। एंड यहाँ पर आगे लिखेंगे एंड इट शॉल बिकम इन द फोर्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, मतलब 1 सितंबर को ये लागू किया गया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब थोड़ा सा अब आपको वो भी बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या होता है, वो भी कुछ चीज़ें रिकैप कर लेते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो उसके लिए पहले आपको एग्रीमेंट के बारे में समझना होगा। और अगर आपको एग्रीमेंट समझना है, एग्रीमेंट क्या होता है, तो उसके लिए आपको प्रॉमिस को समझना होगा। और प्रॉमिस को समझने के लिए आपको ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को समझना होगा, ठीक है। तो देखो, वही वाला एग्जाम्पल वापस से आपको थोड़ा सा रिकैप करने के लिए देखो कि जैसे मान लो ये मैं हूँ और ये आप हो, आपकी एक दुकान है जो कि कपड़े बेचते हो आप लोग, ठीक है। तो आपकी दुकान के अंदर आप मस्त अच्छे अच्छे कपड़े रखते हो, मेरे को ये कपड़ा पसंद आ जाता है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे एक कपड़ा दे दो और उसके बदले में आपको मैं पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने आपको एक ऑफ़र दिया कि एक काम करो, तुम मुझे अपना कपड़ा दे दो, मैं तुम्हें अपने पैसे दे दूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऑफ़र दिया, उसके बाद आपको ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा लगा, हाँ ठीक है, एक काम करता हूँ, इससे पैसे ले लेता हूँ और कपड़ा इसको मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब जैसे ही आप एक ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हो तो वो बन जाता है प्रॉमिस, ठीक है। मतलब क्या कि आपने उसे ऑफ़र दिया था, भाई मैं तेरे को पैसे दूंगा, तू मुझे कपड़े देना। आपने बोला ठीक है चलेगा मेरे को, मैं तेरे को कपड़े दे दूंगा, तू मुझे पैसे दे देना, ठीक है। तब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर एक प्रॉमिस किया जा रहा है, यहाँ पर 2 प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि अगर तुम मुझे कपड़े दोगे तो मैं पक्का तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। ये एक तरीका प्रॉमिस ही देखोगे तो कर रहा हूँ ना मैं, कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, ठीक है। और एक आप प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर आप मुझे पैसे दोगे, मतलब मैं अगर आपको पैसे दूंगा तो मैं पक्का तुम्हें मतलब कपड़े दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो 2 प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं, एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ, एक प्रॉमिस आप कर रहे हो। आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं कपड़े दे दूंगा तुम्हें अगर तुम मुझे पैसे दोगे, और एक प्रॉमिस मैं कर रहा हूँ कि अगर मुझे कपड़े दे देगा तो मैं तेरे को पैसे दे दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो प्रॉमिसेस की जा रही है, 2 प्रॉमिसेस किए जा रहे हैं। और जब भी 2 प्रॉमिसेस किए जाते हैं, मतलब जब 2 लोगों के बीच में प्रॉमिसेस किए जाते हैं एंड वहाँ पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिसेस किए जाते हैं, साथ ही में कोई कंसिडरेशन भी रहता है। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि मतलब कंसिडरेशन का मीनिंग होता है कि कुछ मिलना आपको बदले में, ठीक है। मतलब मैंने आपको पैसे दिए तो उसके बदले में मेरे को क्या मिल रहा है, कपड़ा मिल रहा है। और अगर आप मुझे कपड़ा दे रहे हो तो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है कि आप कुछ दे रहे हो तो उसके बदले में भी आपको कुछ मिल रहा है। तो यहाँ पर वही मतलब लिखा हुआ है कि देखो,
कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को अगर मिलाते हैं तो प्रॉमिस बनता है। जब प्रॉमिस और कंसिडरेशन को मिला देंगे तो वहाँ पर एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब यहाँ पर देखोगे तो दो प्रॉमिसेस भी है एंड यहाँ पर दूसरे को कंसिडरेशन भी मिल रहा है। मतलब अगर मैं पैसे दूंगा तो मुझे यहाँ पर ये कपड़े भी मिलेंगे, तो यहाँ पर मेरे लिए कंसिडरेशन भी है। तो जब इस तरीके का हो जाता है यानी प्रॉमिस और कंसिडरेशन मिल जाते हैं तब एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है? तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का सिंपल सा तरीका है कि जब एग्रीमेंट के अंदर लीगली इन्फोर्सेबल हो जाता है, मतलब क्या कि लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है कि वो जो एग्रीमेंट है, अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम चाहे तो कोर्ट में जा सकते हैं। मतलब क्या, जैसे मान लो कि आप जो हो आपने मुझे कपड़े दे दिए, ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, आपको पैसे दिए ही नहीं और मैं भाग गया। मतलब मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया, मैंने अपने एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया, आपको कंसिडरेशन आपका मिला नहीं। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने एग्रीमेंट का जो है वो एग्रीमेंट को तोड़ दिया अपना। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आप चाहो तो मेरे ऊपर केस कर सकते हो कि आप जाओगे कोर्ट के अंदर कि देखो हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमने कपड़े दे दिए और हमको पैसे तो मिले ही नहीं। ये तो एग्रीमेंट का मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इसके साथ में, उसने तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ही नहीं किया, अपना कंसिडरेशन ले लिया और मेरे को कंसिडरेशन तो मिला ही नहीं। तो ऐसे टाइम पर ये जो मतलब कोर्ट होगा वो ज़बरदस्ती यानी फोर्स करेगा कि आप अपना जो एग्रीमेंट हो उसको पूरा करो। ठीक है, तो इसको मतलब जिस भी एग्रीमेंट के अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी आ जाती है उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करवा दिया, डिटेल में समझना होगा तो पहला लेक्चर वापस से देख लेना। एंड आगे अभी वापस हम यही सारी चीज़ों को भी पढ़ने वाले, तो आपको आगे भी समझ आ ही जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो जो हमारा आज का जो लेक्चर का टॉपिक है उसको स्टार्ट करते, यहाँ तक आपको रिवीजन समझ आ गया होगा। तो देखो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखो एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट दोनों का मतलब मैं आपको बता दूंगा लेक्चर के एंड तक, एंड जो काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो कल के लेक्चर में आएगा। ठीक है, तो देखो एग्रीमेंट्स का मतलब क्या होता है, तो ऐसे तो मैंने आपको अभी अभी समझा दिया एग्रीमेंट का मतलब क्या है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेशन पढ़ लेता है। तो देखो लिखा है सेक्शन 2C के अंदर, देखो सेक्शन 2 जो है पूरा का पूरा मैं आपको बता दूँ। जो सेक्शन 2 जो है इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 2 है उसके अंदर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही बताया गया है कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद अगर आप देखो कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉमिस की डेफिनेशन, मतलब वहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन की ही बात की गई है। तो सेक्शन 2 का जो है उसके अंदर डेफिनेशन ही बताया गया है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी आपको कोई भी मतलब किसी भी चीज़ का यहाँ पर आपको डेफिनेशन बताया जाएगा तो वो सेक्शन 2 से ही लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो जो सेक्शन 2C जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो डिफाइन करता है एग्रीमेंट को एज अंडर कि एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़ लिखी गई है कि हर एक प्रॉमिस एंड हर एक जो सेट ऑफ प्रॉमिस होता है, यानी कि दो लोगों जब दो ऐसे सेटर्स प्रॉमिस होते हैं, मतलब जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि मान लो मैं हूँ और यहाँ पर ये कोई लड़की है, या फिर आप अपने आप को इमेजिन कर लो, मान लो लड़की का नाम खुशी है। ठीक है, तो ये जो खुशी है मैं इससे मान लो एक एग्रीमेंट करता हूँ। मैंने इससे बोला कि एक काम कर, तू जो है मुझे ये कुछ खाने पीने का सामान दे दे, मतलब कुछ खाने के लिए, और उसके बदले मैं तुझे इतने पैसे दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ प्रॉमिस करो, यहाँ पर कुछ सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो रहे, दो यहाँ पर प्रॉमिसेस हो रहे। ठीक है, और साथ ही में यहाँ पर कुछ कंसिडरेशन भी किया जा रहा है। मतलब देखो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी दोनों के लिए कंसिडरेशन यहाँ पर बन रहा है कि अगर मैं उसे पैसे दूंगा तो उसके बदले में मुझे खाना मिलेगा, और अगर वो मुझे खाना देगी तो उसके बदले में उसे पैसे मिलेगा, तो दोनों को कंसिडरेशन मिलता है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है कि जब दो ऐसे सेट ऑफ प्रॉमिसेस किए जाते हैं और दोनों को कंसिडरेशन भी मिलता है उसके बदले में, उस प्रॉमिस के बदले में, तो उसे हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो यही यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये एक एग्रीमेंट क्रिएट हो गया है। ओके, तो यही चीज़ लिखा है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट, कि यहाँ पर लिखा गया है कि जब ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो जाता है तब एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। ठीक है, मतलब कह सकते हो देखो जब यहाँ पर ये ऑफर देगा और यहाँ पर ये एक्सेप्ट कर लेगा उस ऑफर को तो एक प्रॉमिस बन जाएगा, और उस प्रॉमिस से ही देखोगे तो एक एग्रीमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो एन एग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस और अ सेट ऑफ प्रॉमिसेस इन एक्सचेंज, अ वैलिड एग्रीमेंट इज वन विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि कोई भी एक वैलिड एग्रीमेंट जो होता है, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट, मतलब क्या कि देखो कोई भी एक एग्रीमेंट जो है अगर वो वैलिड एग्रीमेंट है तो उसका मतलब होता है कि उसको आप इन्फोर्स कर सकते हो लॉ के द्वारा। मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये आप हो, ठीक है, एंड ये आप मतलब कोई दुकान वाली है, ठीक है, मतलब कोई स्टोर वाली है जहाँ पर खाना वाना मिलता है खाने के लिए। अब होता क्या है कि आपने क्या किया, इस स्टोर वाली से खाना मांग लिया, ख़रीद लिया। अब यहाँ पर आपकी उसकी कंसिडरेशन क्या है, मतलब आपकी जो ऑब्लिगेशन है उस खाने के बदले में वो क्या है कि आप उसे पैसे दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक एग्रीमेंट क्रिएट हो चुका है कि आप उसे पैसे दोगे और उसके बदले में वो आपको खाना देगी। अब होता क्या है कि अगर मान लो
आपको जो है उसने खाना नहीं दिया, आपने पैसे दे दिया और उसके बाद उसने कुछ बोला कि "ए, तूने किधर पैसे दिए, तो तूने तो पैसे ही नहीं दिए", ठीक है। तो ऐसे टाइम पर आप बोलोगे ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। तो ऐसे टाइम पर आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपका एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट है, यहाँ पर आप कोई इल्लीगल काम नहीं कर रहे थे कि भाई दारू बेच रहे थे, ड्रग्स कर रहे थे, क्योंकि एक वैलिड एग्रीमेंट है जिसकी वजह से आप चाहो इसे एक एनफोर्स करवा सकते हो। मतलब क्या, कि आप लॉ के पास जाओगे, कोर्ट में जाओगे और वहाँ से ज़बरदस्ती एनफोर्स करवाओगे कि भैया मेरा एग्रीमेंट जो है उसे पूरा करवाओ, ठीक है, कि मैंने पैसे तो दे दिए लेकिन मुझे खाना मिला ही नहीं। तो वहाँ पर जाकर आप ज़बरदस्ती एनफोर्स करवा सकते हो उस एग्रीमेंट को, तो उसे वैलिड एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी होती है। एक और एग्रीमेंट होता है जिसको हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसके अंदर एनफोर्सेबिलिटी नहीं होती है, वहाँ पर कुछ भी केसेस हो सकते हैं। मान लो अब जैसे कि अगर यहीं पे एक और केस ले लेते हैं, जैसे मान लो ये आप हो और ये आपकी बहन है, ठीक है। आपकी बहन ने आपको बोला है कि देखो अगर तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो मैं तेरे को एक फ़ोन खरीद के दूंगी, ठीक है, मतलब एक अच्छा सा फ़ोन खरीद के दूंगी अगर तू अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे मार्क्स आएंगे 90%, उससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आपकी बहन ने बोला कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा तो तेरे को मैं फ़ोन खरीद के दूंगी। अब हुआ कि आपने बहुत मेहनत की, बहुत पढ़ाई लिखाई की और आपको उतने परसेंटेज आ गए, ठीक है। अब आपकी बहन जो है वो आपको बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, मेरे पास तो उतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी, मैं तो काम वाम अभी कर ही नहीं रही हूँ, मैं तेरे को नहीं दे सकती, ठीक है, आपकी बहन ने बोला। अब यहाँ पर देखोगे तो आपका जो एग्रीमेंट है वो तो पूरा हुआ ही नहीं। आप एक तरह से देखोगे कि आपकी बहन ने तो आप प्रॉमिस जो था अपना वो तोड़ दिया, आपको तो कुछ मिला ही नहीं, आपका मोबाइल आपको मिला ही नहीं। अब बताओ क्या ऐसे टाइम पर आप जा सकते हो कोर्ट में कि भाई मेरी दीदी जो है, मेरी बहन जो है, उसने मुझे फ़ोन नहीं दिया, उसको जेल में डालो, ठीक है। तो ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट होता है और जब आप एग्रीमेंट को बना रहे थे उस टाइम पर आपका कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं था कि आप इसके ऊपर एक मतलब लीगल ऑब्लिगेशन इसे बनाओ। जैसे अगर मान लो आप उसी टाइम पे शुरुआत में ही बोलते कि नहीं तू मेरे को साइन करके दे कि तू मुझे फ़ोन मतलब फ़ोन देगी, अगर नहीं देगी तो मैं तेरे को जेल में डलवा दूंगा या फिर तेरे को इतना पैसा देना पड़ेगा। तो उस टाइम पर होता है कि वो एक लीगल एग्रीमेंट बन जाता, मतलब एक वैलिड एग्रीमेंट बन जाता। बट क्योंकि एक सोशल एग्रीमेंट था, अपने में ही था कि हम शुरुआत में चाहते नहीं थे कि हम कोई लीगल ऑब्लिगेशन इसमें क्रिएट करें, जिसकी वजह से वो जो एग्रीमेंट है उसे एक वॉइड एग्रीमेंट कहा जाएगा, ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब वही होता है, वैलिड एग्रीमेंट का अपोजिट समझ लो कि आप उसे एनफोर्स नहीं करवा सकते कोर्ट में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं अपने से ही बता दिया आपको अच्छे से समझने के लिए। तो वैलिड एग्रीमेंट मतलब वो एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप एनफोर्स करवा सकते हो लॉ के द्वारा। लॉ मतलब कोर्ट में जाकर आप बोल सकते हो भैया हमारा एग्रीमेंट ये पूरा नहीं कर रहा है, ये अपना एग्रीमेंट तोड़ रहा है, तो इसलिए ज़बरदस्ती एनफोर्स करो और उसे उसका जो एग्रीमेंट है वो पूरा करवाओ। ओके, तो ये मे भी आपको समझ आ गया होगा वैलिड एग्रीमेंट क्या होते हैं। नाउ अब डिस्टिंग्विश बिटवीन देख लेते हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच का, कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में बस इतना ही डिफरेंस, नॉर्मली तो देखोगे तो इतना ही डिफरेंस होता है कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो देखो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बनता किससे है, तो वो बनता है एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी से, कि मतलब आप उसे एनफोर्स सकते हो, मतलब कोई एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको अगर हम एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट के अंदर तो वो जो एग्रीमेंट होगा उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट है जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते हैं कोर्ट के अंदर तो उसे हम सिर्फ एग्रीमेंट कहेंगे, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो यही माइनर सा डिफरेंस है, बट इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, तो इसको हम समझते हैं क्या है डिफरेंसेस इनके बीच का। तो देखो लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट के अंदर कि एवरी प्रोमिसेस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। मतलब वहाँ पर पहले तो डेफिनेशन दे दी गई है एग्रीमेंट की कि हर एक जो प्रोमिसेस होते हैं या फिर जो सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है जो कि कंसिडरेशन क्रिएट करते हैं तो उसी को हम एग्रीमेंट कहते हैं। ओके, एंड कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर लिखा गया है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल एट लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि कोई भी एग्रीमेंट है जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं लॉ के द्वारा तो उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। ये दोनों की यहाँ पर डेफिनेशन बताई गई है। उसके बाद आगे लिखा है सेकंड पॉइंट में कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस टुगेदर कंस्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। मतलब क्या कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को जब हम मिला देते हैं और जब प्रॉमिस बन जाता है तो उसको ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जब दोनों मिल जाते हैं तब एक एग्रीमेंट क्रिएट होता है। वहीं पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का देखोगे तो वो कैसे बनता है, तो एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ को अगर हम मिला दे, दोनों को प्लस कर दे तब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होता है। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। हो सकता है कि एग्रीमेंट जो हो वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे, जैसे अगर कोई सोशल एग्रीमेंट हो गया तो उसके अंदर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर आप मतलब कॉन्ट्रैक्ट को देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमेशा आपको दिखेगा कि इट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब वहाँ पर ज़रूरी है कि वहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ही हो। अगर वहाँ पर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कि मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एनफोर्सेबिलिटी होनी ही चाहिए, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशंस आने चाहिए।
उसके बाद देखोगे जो फोर्थ जो पॉइंट है वो है एन एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट। मतलब क्या कि जो एग्रीमेंट होता है एक वाइडर कंसेप्ट होता है। जैसे अगर आपको मैं समझाऊं कि देखो मान लो आप दिन भर में बहुत सारे एग्रीमेंट करते हो, आप दूध लेने जाते हो, वहाँ पर आपका एग्रीमेंट होता है दूध वाले से कि आप उसको बोलते हो भैया पैसा ले ले और मेरे को दूध दे दे, ठीक है। आप दुकान में जाते हो साबुन खरीदते हो तो वहाँ पर आप एग्रीमेंट करते रहते हो। तो आप दिन भर में बहुत सारे एग्रीमेंट्स करते हो, जिनमें से काफ़ी सारे ऐसे भी एग्रीमेंट होते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं, आप एनफोर्स करवा सकते हो। उनमें से ही काफ़ी सारे ऐसे भी एग्रीमेंट्स होते हैं जिनको आप एनफोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। और उनमें से ही जो एग्रीमेंट्स ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जिनको आप एनफोर्स कर सकते हो, वो नहीं वही सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। तो एक तरह से देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट का एक छोटा सा हिस्सा हो गया, ठीक है, मतलब उसका एक हिस्सा हो गया। तो एग्रीमेंट एक ज़्यादा बड़ा कंसेप्ट है और कॉन्ट्रैक्ट जो है वो थोड़ा छोटा कंसेप्ट है। वही यहाँ पर बोला गया है कि एन एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर कंसेप्ट, ओनली सम एग्रीमेंट फॉर्म इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कि मतलब कुछ ही एग्रीमेंट्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, जिनके अंदर लीगल एनफोर्सेबिलिटी होती है। ओके, उसके बाद आगे लिखा है कि ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बोला कि जितने भी ऐसे एग्रीमेंट हम दिन भर में करते रहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आगे चल के कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। लेकिन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो एग्रीमेंट पक्का होते हैं। मतलब यहाँ पर ये है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ फिर से कि देखो हम दिन भर में जितने भी एग्रीमेंट्स करते हैं उनमें से ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एग्रीमेंट्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाए। कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं जिनमें एनफोर्सेबिलिटी होती है लीगली, तो लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे ऐसे भी हम एग्रीमेंट्स करते हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, ठीक है, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाते हैं। वहीं पे अगर आप देखोगे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बनते ही किससे, तो कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ, ठीक है, मतलब दोनों को मिलाकर ही बनते हैं। तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पक्का जो होता है एग्रीमेंट होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। यानी क्या कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो फाइनल और बाइंडिंग नहीं होता। यहाँ पर मतलब आपको ऊपर ऐसा नहीं होता कि अगर आप एग्रीमेंट को पूरा नहीं करोगे तो आपको जो है मतलब कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी या फिर आपको कोई सज़ा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये कोई फाइनल नहीं होता है एग्रीमेंट। और वहीं पर अगर आप देखोगे इट इज़ फाइनल कंक्लूडिंग एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज। मतलब क्या कि वहीं पर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को देखते हो तो एक फाइनल वो कंक्लूजन होता है। जैसे अगर मान लो कहीं पे मीटिंग चलती है, सब बातचीत सब कर लेते हैं, उसके बाद साइन करते हैं कि हाँ भाई चलो हमने ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हाँ हमारी ये जो डील है वो पक्की हम कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एक फाइनल होता है। लेकिन वहीं पे एग्रीमेंट जो होता है वो फाइनल आप नहीं कह सकते हो। कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं जो फाइनल हो, मतलब कह सकते हो कि एग्रीमेंट जो होता है वो फाइनल नहीं होता है। अगर हम चाहते हैं कि उस जो भी हमारा ट्रेड चल रहा है, डील चल रही है, उसको फाइनल करने के लिए हम उस एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो फाइनल करने के लिए होते हैं। एंड ये जो होता है वो पार्टीज़ के ऊपर बाइंडिंग करता है। मतलब क्या, उनके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है कि अब उनकी जो भी ऑब्लिगेशन है उनको वो पूरी करनी होगी, जो भी उनकी ड्यूटी है, ठीक है। और उसके बाद उनके जो भी राइट्स होंगे, जो भी उनके कंसिडरेशंस होंगे वो उनको मिलेंगे। ओके, तो ये इसका एक सिंपल सा डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। मे बी आपको ये समझ आ गया होगा। कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। नाउ अब काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट देख लेते हैं कि कौन से तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट के अंदर सिर्फ दो ही टाइप्स के एग्रीमेंट्स बताए गए हैं। एक तो यहाँ पर आपको इलीगल एग्रीमेंट्स के बारे में बताया गया है एंड दूसरा यहाँ पर आपके बुक में बताया गया है ये वाला जो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया। सिर्फ दो ही एग्रीमेंट्स बताए गए हैं, बाकी कोई वैलिड एग्रीमेंट या फिर ऐसा कुछ और एग्रीमेंट नहीं बताया गया है, ठीक है। क्यों नहीं बताया गया है तो वो भी आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो कोई भी एग्रीमेंट अगर वो वैलिड है यानी उसके अंदर अगर एनफोर्सेबिलिटी है, वो इन्फोर्स किया जा सकता है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है इसलिए उसे हम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़ेंगे। और बाकी जितने भी ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट के अंदर जाकर कि भाई ये हमारा एग्रीमेंट है इसको तोड़ दिया गया है, तो ऐसे जितने भी एग्रीमेंट हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर काइंड ऑफ एग्रीमेंट के अंदर बताया गया है। और वो दो चीज़ें हैं, एक तो है इलीगल एग्रीमेंट जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो और एक है वॉइड एग्रीमेंट्स, ठीक है। तो वो दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला है इलीगल एग्रीमेंट्स, तो इसको समझ लेते हैं इलीगल एग्रीमेंट आखिर क्या होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
इलीगल एग्रीमेंट इज वॉइड अब इनिशियो। ठीक है, वॉइड अब इनिशियो का मतलब क्या होता है? देखो, वॉइड एग्रीमेंट मतलब मैंने आपको थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा, इतने देर से आपको पहले मैंने आपको बताया था कि देखो वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि मतलब आप उसे इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, कि मतलब कोई भी एक एग्रीमेंट है जिसको आप कोर्ट में जाकर ज़बरदस्ती इन्फोर्स नहीं कर सकते, उस एग्रीमेंट को वॉइड एग्रीमेंट कहा जाता है। और वैलिड एग्रीमेंट मतलब होता है कि जिसको आप इन्फोर्स कर सकते हो। ओके, तो ये जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं ये शुरुआत से ही, अब इनिशियो का मतलब होता है कि ये जो इलीगल एग्रीमेंट होते हैं ये शुरुआत से ही मतलब वॉइड होते हैं, आप इन्हें इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर। तो वही यहाँ पर लिखा है कि इलीगल एग्रीमेंट जो होते हैं वो वॉइड अब इनिशियो होते हैं, यानी ये शुरुआत से ही वॉइड होते हैं। नाउ एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको इलीगल एग्रीमेंट का, ताकि आप अच्छे से और अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको ये फोटोज़ दिख रहे हैं, तो देखो मान लो ये आप हो। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं जो हूँ पढ़ाई लिखाई छोड़ दूँ, एक काम करता हूँ मैं मस्त मुंबई का डॉन बन जाता हूँ। ठीक है, मुंबई का डॉन बन जाऊँगा तो सारी चीज़ें मिलेगी, लग्जरी मिलेगी, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो एक काम करता हूँ मैं मुंबई का डॉन बन जाता हूँ। अब मुंबई का डॉन बनने के लिए आपने सोचा एक काम करता हूँ, पहले मस्त एक बंदूक खरीदनी पड़ेगी, AK-47 राइफल, ताकि लोग मुझसे डरे, तभी तो डॉन बनूंगा। ओके, तो आपने सोचा पहले एक बंदूक खरीदना है, तो आपने क्या किया, मस्त एक फ़ोन लगाया, अपना फ़ोन जो है निकाला, उससे फ़ोन किया, डिंग डोंग डिंग, किसको फ़ोन किया? तो आपने पाक प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया। ठीक है, इमरान खान तो चले गए, अभी ये है। तो आपने फ़ोन किया प्राइम मिनिस्टर को, देखो भाई मेरे को बंदूक चाहिए, AK-47 राइफल, फटाक से मेरे को दे दो, मेरे को डॉन बनना है। ओके, इन्होंने बोला देखो इतना इतना मेरे को पैसा लगेगा। आपने बोला ठीक है, देखो भेज दिया कैश मैंने। उसने बोला हाँ पैसा तो आ गया, ठीक है मैं आपको दे दूंगा, जल्दी आपके घर पे आ जाएगा बंदूक आपका। ओके, तो यहाँ पर ये जो एग्रीमेंट देखोगे तो एक अच्छा सा एग्रीमेंट है, मतलब क्या कि यहाँ पर आप देखोगे आपको भी काफ़ी सारे प्रोमिसेस भी हो रहे, कंसिडरेशन भी मिल रहे। आप प्रॉमिस करो कि मैं कैश पे मतलब कैश दूंगा, और सामने वाला प्रॉमिस कर रहा है कि वो आपको बंदूक देगा। यहाँ पर आपको कंसिडरेशन भी मिल रहा है कि कैश के बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिल रहा है, बंदूक मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा एग्रीमेंट क्रिएट हो चुका है। बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्या इसे लॉ परमिट करता है कि ऐसे एग्रीमेंट आप कर सकते हो, वो भी खास करके एक एलियन, मतलब एलियन का मतलब यहाँ पर देखो, मतलब एक एलियन कंट्री से क्या आप ऐसे कोई एग्रीमेंट कर सकते हो? एलियन कंट्री का मतलब होता है एक ऐसा मतलब कंट्री जिससे आपके अभी कुछ मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हो, वो ऐसे कंट्रीज को हम एलियन कंट्री बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब जो लॉ जो है वो इसे परमिट नहीं करता कि आप ऐसे कोई बंदूक या फिर कोई वेपन्स की मतलब खरीदारी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो लॉ आपको क्योंकि इसको परमिट नहीं करता है, प्रोहिबिट करता है, बैन करता है, जिसके वजह से ये जो एग्रीमेंट जो आपने बनाया है ये एक इलीगल एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, साफ साफ आपको दिखता है कि भैया ये तो इलीगल एग्रीमेंट है। ओके, अब ये इलीगल एग्रीमेंट है जिसकी वजह से इसको आप इन्फोर्स भी नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर। ओके, कल को मान लो आपने पैसे दे दिए, बंदूक नहीं आया, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ फ़ोन कर मतलब फ़ोन लगा लगा के बोल सकते हो कि भैया पैसा दे, मतलब बंदूक दे दे, नहीं तो वापस पैसा दे दे। ठीक है, आप इसे कोर्ट में जाकर इन्फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट होगा वो एक इलीगल एग्रीमेंट है जो कि शुरुआत से ही वॉइड था। ठीक है, जैसे ही आपने ये एग्रीमेंट को बनाया था ये इनिशियो मतलब वॉइड अब इनिशियो था, यानी ये शुरुआत से ही वॉइड था, आप इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि ये एक इलीगल एग्रीमेंट था। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गया होगा। तो देखो आगे क्या लिखा है, यहाँ पे पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि एन इलीगल एग्रीमेंट इज वन विच गोज अगेंस्ट द बेसिक रूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी और which is criminal in nature. Illegal agreement often involve a commission of crime। मतलब क्या कि illegal agreements का मतलब होता है एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि जो भी पब्लिक पॉलिसीज़ होती है, जो लॉ होते हैं, उनके बेसिक रूल्स के अगेंस्ट में जाता है, जो लॉ आपको मतलब परमिशन नहीं देता है, जिन चीज़ों की जो क्रिमिनल नेचर के होते हैं, ऐसे जो एग्रीमेंट होते हैं उन्हें हम इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और उसके अंदर ये भी हो सकता है कि आप मान लो कोई क्राइम करने के लिए किसी को, मान लो आप किसी को सुपारी देते हो, भाई तू एक काम कर इसका मर्डर कर दे। ठीक है, कोई भी आपका दुश्मन है, आप बोल रहे हो उसका मर्डर कर दे और मैं तेरे को 1 लाख रुपये दे दूंगा। ठीक है, मान लो आपने उसको पैसे दे दिया और उसने मर्डर ही नहीं किया और आपसे पैसे भी ले लिए। अब ऐसे टाइम पर आप इन्फोर्स कर ही नहीं सकते उसको, क्योंकि आपने एक इलीगल एग्रीमेंट किया है। ठीक है, और ये जो एग्रीमेंट है क्रिमिनल इन नेचर है, इलीगल एग्रीमेंट है, जिसको आप इन्फोर्स कर ही नहीं सकते क्योंकि आपका एग्रीमेंट तो वॉइड हो चुका है शुरुआत से ही, आप फोर्स कर ही नहीं सकते इसको। ओके, तो इसी को हम इलीगल एग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, नाउ देखो आगे क्या लिखा है कि पार्टी टू सच एग्रीमेंट आर पनिशेबल अंडर इंडियन पेनल कोड। ठीक है, कि जो भी इस मतलब ऐसे एग्रीमेंट्स के अंदर, जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, जितने भी इसमें पार्टीज होती है, जैसे अगर मान लो मैं हूँ और ये जो दूसरे आदमी है,
हम दोनों के दोनों जो है वो पनिशेबल है इंडियन पेनल कोड के अंडर में। मतलब जो आईपीसी की धारा रहती है ना, वो हमारे पर लगेगी भैया तुम जो है स्मगलिंग कर रहे हो या फिर तुम जो है ये इलीगल एग्रीमेंट कर रहे हो, जिसके वजह से अब तुमको सजा मिलेगी। तुमने ये एग्रीमेंट आखिर किया क्यों? जैसे मान लो मैंने किसी को दे दिया सुपारी मर्डर करने का, तो अगर मान लो वो पुलिस वाला उस मर्डर को पकड़ लेता है तो मेरे को भी सजा मिलेगी कि तूने ऐसा एग्रीमेंट उसके साथ क्यों किया मर्डर करने का, ठीक है। तो मेरे को फिर सजा होगी, मेरे को पनिश किया जाएगा किसके द्वारा? तो इंडियन पेनल कोड के द्वारा, ठीक है, जो भी उसके अंदर लॉज बनाए उसके हिसाब से। तो सच एग्रीमेंट्स आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ, यानी लॉ से मना करता है करने से कि आप ऐसे एग्रीमेंट्स को मत करो। एंड दस एवरी इलीगल एग्रीमेंट इज़ वॉइड, यानी क्या कि हर एक जो इलीगल एग्रीमेंट होता है वो वॉइड होता है, यानी उसे आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। बट एवरी वॉइड एग्रीमेंट इज़ नॉट नेसेसरली इलीगल, मतलब क्या कि लेकिन जितने भी वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो हर एक वॉइड एग्रीमेंट इलीगल ही हो, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर कि देखो काफ़ी सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट मतलब वही जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हो कोर्ट में जाकर, जैसे सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है। मान लो आपने बचपन में मतलब रहते हैं ना घर में पुराने टाइम पे कि मान लो आपके पापा ने जो है वो किसी अपने दोस्त को वादा किया था, मतलब प्रॉमिस किया था, एग्रीमेंट उनके साथ मान लो किया था कि देखो मैं मेरा बेटा जब बड़ा होगा तो मैं अपने बेटे की शादी जो है वो तुम्हारी बेटी से करूंगा, ठीक है। वहाँ पर उस टाइम पे उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, तो एक टाइप से एग्रीमेंट बन गया था, बट वो एक सोशल एग्रीमेंट था। अब ज़रूरी नहीं है कि बड़े होने के बाद आपको ज़बरदस्ती कि आपको उसी से शादी करनी है, मान लो आपको दूसरी कोई पसंद आ गई तो उससे शादी कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्रीमेंट होते हैं जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कोर्ट में जाकर, ओके। तो ज़रूरी नहीं कि वो जो एग्रीमेंट्स वो इलीगली हो, ठीक है। जैसे आपको अगर सोशल एग्रीमेंट का एक और एग्जांपल दूँ, तो आपके भाई बहन आपको बोलते हैं कि भाई अच्छे से पढ़ाई करेगा तो मैं तेरे को ये दिला दूंगा, बाइक दिला दूंगा, फ़ोन दिला दूंगा, ठीक है। तो वो भी एक टाइप का एग्रीमेंट बन जाता है, बट उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पर तो काफ़ी सारे वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एक वॉइड एग्रीमेंट जो है वो इलीगल ही हो, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो सारे इलीगल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, लेकिन सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते, ये यहाँ पर बोला गया है, ओके। तो आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि एन इलीगल एग्रीमेंट इज़ नॉट only void as between the immediate parties but has this further effect that even the collateral transaction to its become tainted with illegality। मतलब क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखो यहाँ पर अगर बताया गया है कि जो इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, मतलब वो तो खाली वॉइड होते हैं इतना ही नहीं है, और भी इसके साथ और भी कुछ चीज़ें होती है कि देखो अगर यहाँ पर आप इस एग्रीमेंट के अंदर देखोगे तो यहाँ पर मेनली कितने लोग हैं? यहाँ पर दो लोग हैं, एक मैं हूँ और एक ये पाक प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। हम दोनों हैं, हम दोनों एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखो ये जो एग्रीमेंट है, क्योंकि ये तो इलीगल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे तो मान लो अब मेरे को ये जो पैसे है ये दिए किसने, ठीक है। मान लो मेरे पास इतने पैसे थे ही नहीं, लेकिन मेरे को गुंडा बनना था, प्राइम मतलब मुंबई का डॉन बनना था, तो इतने पैसे तो मेरे पास थे नहीं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त को बोला, ये मतलब दोस्त को बोला कि एक काम कर भाई, तू मेरे को पैसे दे, मेरे को मुंबई का डॉन बनना है, एक AK-47 राइफल खरीदना है, तो इसके लिए तू मुझे को पैसे दे दे, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर देखोगे तो मैंने इसके साथ भी एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि अगर तू मुझे पैसे दे देगा तो बाद में तेरे को मैं वापस से भी पैसे दे दूंगा, ऐसा नहीं है पैसे लेके भाग जाऊंगा। तो अभी तो मेरे को कुछ नहीं मतलब उसके बदले में दूंगा। मान लो एक तरह से मैं उससे लोन ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो मैंने उससे पैसे ले लिए अपने दोस्त से, और यहाँ पर मैंने उससे ये एग्रीमेंट कर लिया कि मुझे बंदूक खरीदना है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि देखो जो भी इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर मैं जो इसके साथ इलीगल हम दोनों जो एग्रीमेंट कर रहे हैं इलीगल एग्रीमेंट, इसके वजह से होगा क्या कि देखो उसके साथ में ये हम दोनों तो इमीडिएट पार्टीज है, हम दोनों ट्रांजेक्शन मतलब इस जो एग्रीमेंट है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है, बट उसके साथ में ही जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं, यानी इससे जो जुड़े हुए बाकी के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे अब ये दूसरा जो मेरा दोस्त है जिसने मुझे पैसे दिए इस एग्रीमेंट को करने के लिए, उसको हम कोलैटरल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मतलब वो मतलब एक थर्ड पार्टी है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हो। तो वो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो भी अपने आप वॉइड बन जाता है, यानी वो भी एक तरीके से इलीगल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उस आदमी की वजह से, मतलब वो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन था उसके वजह से ही ये जो इलीगल एग्रीमेंट है वो किया जा रहा है, ठीक है। तो वो भी कोलैटरल ट्रांजैक्शन जो रहेगा वो भी मतलब वॉइड कहलाएगा। मतलब यहाँ पर है क्या कहने का मतलब कि अगर मान लो कल को मैं जो हूँ अपने दोस्त को पैसे नहीं देता हूँ, मैं बोलता हूँ जा तेरे को पैसे नहीं दूंगा मैं, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर वो कोर्ट में नहीं जा सकता है बोलने के लिए कि देखो भैया इसने मेरे से 1 लाख रुपये मतलब लोन लिया था बंदूक खरीदने के लिए और अब मेरे को ये पैसे नहीं दे रहा। तो उस टाइम पर हम ये जो मतलब हम दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्योंकि वॉइड बन चुका है, जिसकी वजह से अब उसे एनफोर्स नहीं किया जाएगा, कोर्ट इसके बारे में कुछ नहीं करेगा, ठीक है। उल्टा हम पनिश ही करेगा कि भाई तूने तो बंदूक खरीदने के लिए पैसे दिए, जेल में डालो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात है कि अगर कोई कोलैटरल ट्रांजैक्शन होता है एक लीगल एग्रीमेंट के बाहर से, जो कि उस ट्रांजैक्शन को हेल्प करता है और ज़्यादा होने के लिए, तो ऐसे टाइम पर वो जो कोलैटरल ट्रांजैक्शन रहेगा वो भी वॉइड बन जाएगा, वो भी इलीगल बन जाएगा, ठीक है। यही यहाँ पर चीज़ें बोली गई है। अब रीड कर लेते हैं अच्छे से आगे की चीज़ें तो आपको समझ आएगा। क्या कोलैटरल यहाँ पर लिखा है, देखो कि अ कोलैटरल ट्रांजैक्शन इज वन विच इज सब्सिडरी इंसिडेंटल टू द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या कि जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर मान लो मतलब सब्सिडरी होता है, उसका एक हिस्सा बन जाता है, उसका एक हिस्सा रह जाता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे मान लो बी जो है, यहाँ पर मान लो बी, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है। तो बी जो है उसने 5,000 रुपये बोरो किए हैं, किससे लिए है, ए से, ठीक है। ए कौन है, ये है, ठीक है। तो ए ये है और बी मैं हूँ। अब बी ने ए से 5,000 रुपये लिए, किस लिए लिए, कोई इलीगल काम करने के लिए लिए, मतलब बंदूक खरीदने के लिए, ठीक है। तो ए एन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन टू इम्पोर्ट प्रोहिबिटेड गुड। यानी क्या, एलियन मतलब जो ऐसी कंट्री जिससे हमारा अभी झगड़ा चल रहा है, लड़ाई झगड़े, वॉर चल रही है, ठीक है। तो उनसे हमने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो है इम्पोर्ट करवाए हैं जो कि अभी बैन है। जैसे मान लो मैंने ड्रग्स मंगवा लिए, दारू मंगवा लिया, कुछ ऐसी चीज़ें, बंदूक मंगवा ली, ठीक है, कोई स्मगलिंग वाली चीज़ मंगवा ली। तो कोई ऐसा इलीगल काम करने के लिए मैंने मतलब ए से पैसे लिए हैं, ए को भी पता है उसके बारे में कि हाँ भाई ये किस लिए पैसे ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि ए नो ऑफ द पर्पस ऑफ द लोन, यानी ए जानता है उसके बारे में कि क्यों यहाँ पर ये बी मेरे से पैसे ले रहा है, मतलब मैं क्यों उससे पैसे ले रहा हूँ ये जानता है ए, ओके। सो द ट्रांजेक्शन बिटवीन बी एंड ए इज कोलैटरल टू द मेन एग्रीमेंट। तो इसके वजह से अगर आप देखोगे तो जो हमारा मेन एग्रीमेंट है, मतलब ये दोनों, हम दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है, उसका जो कोलैटरल एग्रीमेंट है वो ये बन जा रहा है कोलैटरल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इसको हम कोलैटरल एग्रीमेंट बोलेंगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, इट इज़ लीगली सिंस द मेन एग्रीमेंट इज़ इलीगल। मतलब क्या कि यहाँ पर बोला गया है कि ये जो कोलैटरल एग्रीमेंट हमारे बीच, हम दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो भी इलीगल बन जाएगा, क्योंकि जो मेन एग्रीमेंट है वो भी इलीगल है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है कि ये जो हम दोनों के बीच का एग्रीमेंट था, इसने मुझे जो पैसे दिए थे वो भी एक इलीगल एग्रीमेंट बन जाएगा, ओके। तो मतलब उसको हम वॉइड नहीं, मतलब वो भी एक तरीके से वॉइड बन जाएगा, उसको भी हम फिर एनफोर्स नहीं कर पाएंगे, ओके। तो यहाँ पर आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है वॉइड एग्रीमेंट, ओके। इलीगल एग्रीमेंट में भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, नहीं समझा होगा तो वापस से वीडियो को देख सकते हो, नहीं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना जो भी डाउट्स रहेंगे, ओके। नाउ अब वॉइड एग्रीमेंट को समझते हैं, वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो वॉइड एग्रीमेंट का इतनी बार तो अब मैं आपको बता चुका हूँ कि आप ऐसे ही समझ जाओगे कि वॉइड एग्रीमेंट मतलब वही एग्रीमेंट होता है जिसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता कोर्ट में जाकर, ओके। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि वॉइड एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल लॉ इज सेड टू बी वॉइड। मतलब क्या कि एक ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम एनफोर्स नहीं कर सकते लॉ के द्वारा, ऐसे एग्रीमेंट को वॉइड कह दिया जाता है, ठीक है। वैलिड मतलब कि जिसको हम एनफोर्स कर सकते हैं, वॉइड मतलब जिसको एनफोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो सेक्शन 2G के अंदर बताया गया है वॉइड का डेफिनेशन कि वॉइड एग्रीमेंट इज वन विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट, मतलब जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं रहता, यानी उसको आप एनफोर्स नहीं कर सकते, कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन उसके अंदर नहीं रहती उस एग्रीमेंट के अंदर। इट डज नॉट गिव राइज to legal right or obligation. It has no legal existence. Unlawful agreement are not enforceable by law on account of they being opposite to the public policy. मतलब क्या है कि जितने भी ऐसे इलीगल एग्रीमेंट्स होते हैं वो उनके अंदर कोई भी मतलब एनफोर्सेबिलिटी नहीं रहती है लॉ की, आप लॉ में जाकर उनको एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ रहती है। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स होते हैं जो अनलॉफुल होते हैं उन्हीं एग्रीमेंट्स को हम बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट, ठीक है। ना यहाँ पर आपको वॉइड एग्रीमेंट समझ आ गया होगा। हम एक लास्ट टॉपिक देख लेते हैं जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन समझ लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। ऐसे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट समझ आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी आपको और डिटेल में यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है जो कि सेक्शन 2 के अंदर दी गई है, तो वो आपको समझा देता हूँ, ओके। तो देखते हैं। तो देखो यहाँ पर लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब सेक्शन 2H के अंदर बताया गया है कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ मतलब लॉ उसको एनफोर्स कर सकता है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट मतलब उस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ इसकी डेफिनेशन है। तो इफ़ we analyze the definition of contract we find that a contract essentially consists of two elements। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो मेन चीज़ें ही होती है, एक होता है एक एग्रीमेंट और दूसरा होता है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, ठीक है। और जब ये दोनों चीज़ मिल जाती है तब एक बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो यही चीज़ है, ओके। मतलब यहाँ पर इसकी फॉर्मूला दिया गया है कि एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी एट लॉ तो इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ओके।
उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि एन एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एंड अ एग्रीमेंट विच इज़ नॉट एनफोर्सेबल एट लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ठीक है, मतलब वही चीज़ बोली गई है। एन एग्रीमेंट इज़ अ वाइडर टर्म, there may be social or legal agreements. A social agreement does not give rise to contractual obligation and is not enforceable in court of law. तो मतलब ये जो सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं इनको आप कह सकते हैं ये वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। ओके, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली दोज एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल इन अ कोर्ट ऑफ लॉ विच आर कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट एंड इज अ मच वाइडर टर्म देन द कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इज ऑर्डर इन ऑर्डर टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। तो मतलब यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि जो एग्रीमेंट होता है अगर उसके अंदर लीगल इन्फोर्सिबिलिटी रहती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ठीक है, और एग्रीमेंट वाइडर कंसेप्ट है जो कि हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन में पढ़ा था। एंड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इसी से बनता है जब एग्रीमेंट और लीगल ऑब्लिगेशन मिल जाते हैं तब। ओके, यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है। उसके बाद देखो लास्ट एक यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, मतलब चीज़ बताई गई है कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कि हर एक एग्रीमेंट जो हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पक्का एग्रीमेंट होता है, लेकिन हर एक जो एग्रीमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो। ठीक है, तो एवरी एग्रीमेंट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। हर एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, लेकिन हर एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है। नाउ मे बी अब आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होगी आज के लेक्चर के अंदर। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझ आई रहेगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर वो जल्दी आ जाएगा चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को आपके जितने भी दोस्त लोग हैं, आपके जो कॉलेज के जो ग्रुप्स है उनमें भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारी वीडियोज़ को देख सकें। क्योंकि कई बार होता है कि लोग वीडियो को सर्च मारते और हमारी वीडियो सर्च में नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से लोग वीडियोज़ को नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करो अपने दोस्त लोगों के साथ में। एंड अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड आप अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए रहेगा तो वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और जाकर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना। ठीक है, तो दोनों की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंड अगर आप वीडियो को लेट देख रहे हो, मतलब 2-3 दिन बाद देख रहे हो वीडियो को अपलोड होने के बाद, तो यहाँ पर मे भी नेक्स्ट वीडियो की प्लेलिस्ट आ गई होगी, तो यहाँ से जाकर आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हो अगर आ गई होगी तो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।